से दोस्तों, आज हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के मतलब जो लीगल प्रोसेसेस हैं, जो लॉज हैं, उसके इवोल्यूशन की बात करेंगे। बेसिकली हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। आपको पता है, हमेशा एक परिपक्व समाज, एक समझदार व्यक्ति अपने वर्तमान को समझने के लिए अपने इतिहास को ज़रूर समझता है। बिना इतिहास समझे वर्तमान को समझना एक मजाक होता है, ताकि क्योंकि इतिहास से वो सीख सके, इतिहास की गलतियों से सीख सके और वर्तमान में कोई ऐसी गलती ना दोहरा दे जिससे वो 2-3 शताब्दी पीछे चला जाए। तो हम लोग पहले एक बेसिक आइडिया लेते हैं। क्या देखना है हम लोग को? हमें पता है हमारा हिस्ट्री 2-3 टाइम फ्रेम में बटा हुआ है। तो पहले एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या क्या चेंजेस आए हैं लॉज में, क्या क्या लॉज बने थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। पहले एंशिएंट इंडिया पे आते हैं। एंशिएंट इंडिया लगभग 700 AD तक, 700 एनो डोमिनी तक एंशिएंट इंडिया का पीरियड कहा जाता है। एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में जो सभ्यता केंद्र में थी वो वैदिक सभ्यता, जिसे बाद में हिंदू सभ्यता भी कहा गया, वो केंद्र में थी। जनरली इस समय जो कानून व्यवस्था था वो वेद और स्मृति के द्वारा डायरेक्टेड होता था। स्मृति क्या था? एक स्पेशल टेक्स्ट होता है। स्मृति इज ए स्पेशल टेक्स्ट ऑफ रूल्स एंड लॉज। ठीक है। कई सारी स्मृतियाँ थी, उसमें से 2 स्मृतियाँ बहुत प्रमुख थी। वो थी मनुस्मृति, एक याज्ञवल्क्य स्मृति, एक नारद स्मृति भी थी। मनुस्मृति को हम लोग मानव धर्म शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि शास्त्र शब्द प्रयोग किया जाता है जिनमें श्लोक के रूप में चर्चाएं हो, उसे हम लोग शास्त्र भी कहते हैं। तो मनुस्मृति का दूसरा नाम मानव धर्म शास्त्र भी है। ठीक है। इसके बाद जब मुस्लिम इन्वेजन हुआ, उस समय मोटा मोटी लोग जनरली कह सकते हैं मेडिवल इंडिया से हम लोग मुस्लिम इन्वेजन, जब मुसलमानों का आगमन हुआ हिंदुस्तान में, तो वहाँ से मेडिवल इंडिया की शुरुआत हुई। ये लगभग 16वीं सेंचुरी तक मेडिवल इंडिया चला। इससे भी पहले कई सारे आक्रमण हुए थे, शक आए थे, हूण आए थे, लेकिन चाहकर भी हम लोग उनको अभी ट्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका कोई अपना अलग सभ्यता, अलग ग्रंथ या रूल एंड लॉज नहीं था। वो यहाँ के भारतीय संस्कृति में ही आके घुल मिल गए। पर जब मुस्लिम इन्वेजन हुआ तो मुसलमानों का अपना धर्म था, उनका अपना धर्म ग्रंथ था, उनका अपना लीगल सिस्टम था। तो उनका लीगल सिस्टम को शरीयत कहा जाता है और शरीयत डिवाइन लॉ माना जाता है। ठीक है। जब मुगल शासन अपने चरम पे था, लगभग औरंगजेब काल के आसपास तक, तो औरंगजेब ने पहली बार कोशिश किया शरीयत लॉज को यूनिफॉर्म करने की। शरीयत लॉज को यूनिफॉर्म करने की कोशिश के बाद उसने कंपाइल कराया इसे फतवा आलमगिरी में। औरंगजेब खुद को टाइटल दिया था आलमगिरी। इस शरीयत लॉ में क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग इनका जो कोर्ट सेटअप था, इसमें काजी से ऊपर मुफ्ती से ऊपर नवाब, आप राजा से समझ सकते हैं नवाब को। इसमें काजी क्या करता है, वो छोटे छोटे मैटर्स को, छोटे छोटे मुद्दे को काजी संभालता है। ये एक्चुअली बीच में, ये लोगों के बीच में ही रहता है काजी, और आर्बिट्रेशन के मेथड से, मध्यस्थता के मेथड से कोशिश करता है शरीयत लॉज को फॉलो करते हुए उनके बीच में मामला को सुलझाए। कुछ मामले काजी से नहीं सुलझते, जो मामले फंस जाते हैं वो इनके ऊपर मुफ्ती तक पहुँचता है। मुफ्ती उनका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग वो फतवा जारी करता है, जिसे जुडिशियल नोटिस कहते हैं हम लोग। फतवा जारी किया जाता है। जो मामला यहाँ भी नहीं हुआ वो नवाब से हुआ। और आप यहाँ भी देख सकते हैं शरीयत बेसिकली क्या है, फतवा आलमगिरी है, जो खुद नवाब का ये रूल है। ठीक है। तो नवाब सुप्रीम पोजीशन पे होता है यहाँ पे। ठीक है। ये सब सिस्टम लगभग 1772 तक चल रहा था। इस सिस्टम में बेसिक आपको कंक्लूजन बस ये है कि इस सिस्टम में 1772 तक के आसपास क्रिमिनल लॉज सारे रिलीजन के लिए शरीयत के द्वारा फॉलो हो रहे थे, और जो सिविल लॉज था वो यूनिफॉर्म नहीं था। सब अपने अपने समाज के अकॉर्डिंग, अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म ग्रंथों के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे थे। 1772 से ये सारे चेंज होना शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरवेंशन के बाद। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1772 से इधर इंटरवेंशन हुआ, उसका चेंज हुआ। 1833 के बाद हम लोगों को लगभग ये चेंज दिखने लगा, एटलीस्ट कानूनन रूप हमें ये चेंजेस दिखने लगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, सिविल राइट या रेवेन्यू राइट खरीद लिया था। कहाँ का? लगभग अभी का बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले रीजन का उसने 1765 में खरीद लिया था रेवेन्यू राइट, मतलब दीवानी खरीद लिया था। इसका मतलब क्या था कि लैंड रेवेन्यू अब
ईस्ट इंडिया कंपनी वसूलेंगे और उससे जुड़े मामलों का निपटारा ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ठीक है, इसका कुल मिला के बात यह आ गया कि सिविल मामला इस रीजन का ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया। लेकिन जब वो ये सिस्टम से काम करने का तो बहुत सारा परेशानी भी हुआ। ठीक है, यहाँ का करप्शन को देखते हुए जो बोर्ड के मेंबर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने वैरेन हेस्टिंग को बुलाया 1772 में। पहले भी ये वैरेन हेस्टिंग इंडिया आ चुके थे। 1772 में वैरेन हेस्टिंग को फिर से बुलाया गया इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से। ठीक है, और फिर इनको खूब सारा पावर दिया गया और बोला गया कि आप यहाँ का देखिए कैसे हम लोग जुडिशियल सिस्टम को मैनेज करें। इसके लिए वैरेन हेस्टिंग ने एक 1772 में जुडिशियल प्लान प्रपोज किया, जिसके तहत कोर्ट सिस्टम स्टार्ट हुआ। और ये कोर्ट सिस्टम सारे रिलीजन्स के लिए स्टार्ट हुआ। इसमें क्रिमिनल लॉज तो फतवा आलमगिरी के अकॉर्डिंग चलने दिया गया, जैसे फतवा आलमगिरी से चल रहा था शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग क्रिमिनल लॉ चल रहा था। और सिविल मामले सबके अपने अपने, हिंदू के अपने याज्ञवल्क्य मनुस्मृति के थ्रू, मुस्लिम का अपना फतवा आलमगिरी के थ्रू, और माइनॉरिटी को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हैंडल किया जा रहा था। वैरेन हेस्टिंग को 1773 में गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से फोर्ट विलियम वाले इलाके का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान रखिए, इंडिया का गवर्नर जनरल नहीं, फोर्ट विलियम वाले इलाके का ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से इनको गवर्नर जनरल बना दिया गया वैरेन हेस्टिंग को। और इसी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भी पास हुआ और इसमें डिसीजन लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश करना है। अभी डिसीजन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश करना, बाद में इस्टेब्लिश होगा। फिर 1781 के बाद एक और रेगुलेशंस आया, उसमें क्रिमिनल और सिविल में कुछ और इंग्लिश लॉ को ऐड किया गया। कैसे देखिए, क्रिमिनल के अंदर अभी तक फतवा आलमगिरी से हो रहा था सबका मैटर सॉल्व, इसको धीरे धीरे स्लोली इसमें इंग्लिश लॉज को इम्पोज किया गया और खास करके प्रोसेसुरल लॉ के रिस्पेक्ट में। जैसे आपको पता है कि उस समय जो मुस्लिम लॉज था उसमें बहुत कठोर नियम थे, बहुत कठोर प्रोसेस थे क्रिमिनल लॉज। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मुस्लिम में एक सुन्नी संप्रदाय के अंदर, सुन्नी सेक्ट के अंदर हनफी संप्रदाय है, जिसका प्रोसेसुरल लॉ का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग कि कैसे बहुत कठोर लॉ था पहले। जैसे एक एग्जांपल तो है कि फीमेल विटनेस का स्टैंड कमजोर होता है इन कंपेरिजन टू मेल विटनेस। इसका बेसिस कुरान की किसी पंक्ति को बनाया गया है। दूसरा एक एग्जांपल है, पाकिस्तान में 1979 में ये फिर से, जिसे हुदूद कहते हैं, फिर से लाया गया था तो बहुत बवाल हुआ था। इसमें आप इसे समझ सकते हैं कैसा ये था प्रोसीजर इसका, कि जैसे अगर किसी फीमेल का बलात्कार होता है तो उसे साबित करने के लिए 4 मेल का गवाही विटनेस की जरूरत होती थी। अगर उसे आप साबित नहीं कर पाए तो फीमेल को सजा होती थी, मौत की सजा हो सकती है, वो भी पत्थर मार मार के सजा हो सकती है। फीमेल पे ही उल्टा एडल्ट्री का मुकदमा चलने लगता है। एक और इसमें एग्जांपल है, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोसीजरल, हम लोग समझ चुके हैं पहले क्या होता है प्रोसीजरल, ये सब तो देख रहे हैं आप कि मर्डर है। जैसे तो मर्डर में यहाँ पे ये 2 व्यक्तियों के बीच का मामला हो जाता था, एक्स और वाई के बीच का मामला हो जाता था, जबकि इंग्लिश लॉज में ये एक्स और वाई के बीच का मामला नहीं होता है। मर्डर हुआ है तो वो पूरे समाज के लिए, पूरा देश के लिए, पूरा स्टेट के लिए वो दोषी होता है। ठीक है, अब ये तो क्रिमिनल की बात हो गई। इसी रेगुलेशन में सिविल के लिए क्या किया गया, हिंदू का तो ठीक है, मनुस्मृति याज्ञवल्क्य, जो मुस्लिम समाज है उसके लिए फतवा आलमगिरी, और जो अदर्स माइनॉरिटीज थे उसमें इंग्लिश लॉज को इम्पोज किया गया, इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग उनको लाया गया और फिर कुछ उनके कल्चर को ध्यान रखते हुए ऐसा किया गया। 1781 के रेगुलेशंस के बाद कई सारे चेंजेस हुए और लगभग 1810 to 1815 के आसपास तक इंग्लिश लॉज हावी होने लगा। ठीक है, फिर 1828 से 1835 तक ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि अब हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ मूव करना चाहिए, यूनिफॉर्म कोड की तरफ मूव करना चाहिए। ये समाज सेवा थोड़ी करने आए थे, यहाँ पे लूटने आए थे, ये शांति से लूट कर सकें, इसलिए ये लॉज को सिंप्लीफाइड यूनिफॉर्म बनाना चाह रहे थे, अपने अकॉर्डिंग लॉ को बनाना चाह रहे थे। और चूंकि यहाँ पे के पहले से जो लॉ आ रहा था वहाँ पे लूप होल्स था, इनको ये मौका मिल गया अपने आप को प्रेजेंट करने का, तो इन्होंने चेंजेस करना शुरू किया और 1833 में चार्टर एक्ट पास हुआ। इस चार्टर एक्ट में पास हुआ और फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन हुआ। फर्स्ट लॉ कमीशन मतलब विधि आयोग। लॉर्ड मैकाले को फर्स्ट लॉ कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया। लॉ कमीशन का मतलब विधि आयोग, ये कोई संवैधानिक बॉडी नहीं है, इसमें कुछ रिटायर्ड जजेस या उस लॉ के जो जानकार होते हैं उनकी कमेटी होती है, उनको एक तैयार करने के लिए, ड्राफ्ट वगैरह तैयार करने के लिए रखा जाता है। तो इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। हाँ, वही लॉर्ड मैकाले जिन पे एक भाषण का आरोप है कि यहाँ पे अंग्रेजियत को इस तरह भर देना चाहते थे कि ऊपर से भले वो हिंदुस्तानी हो लेकिन अंदर से वो अंग्रेज बन जाए। अंग्रेजी शिक्षा को इतना ये इम्पोज कर देना चाहते थे और कुछ हद तक सफल हुए।
और इसी बात को साधारण आदमी नहीं समझ पाया था और गांधी जी इस बात को समझ लिए थे, इसलिए वो पश्चिमी सभ्यता के लिए सबसे खतरनाक हथियार इंडिया में बने थे। लॉर्ड मैकाले ने प्रपोज किया, इसमें फर्स्ट लॉ चार्टर एक्ट में आईपीसी के ड्राफ्ट तैयार किया गया। बाद में आईपीसी को सेम टू सेम नहीं माना गया, लेकिन पहली बार इन्होंने ही आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया था। और इसके अंदर सजेशन आया कि इंडिया को अब लैक्स लोकाई सिस्टम की तरफ, यानी लॉ ऑफ द लैंड की तरफ बढ़ना चाहिए। इसी बीच नौ जागरण क्रांति शुरू हुई, स्पेशली बंगाल में राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में। और ये एक प्रोग्रेसिव नेता थे, प्रोग्रेसिव समाज सुधारक थे। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भी उस समय एक प्रगतिवाद प्रोग्रेसिव ब्रिटिशर्स थे। इन दोनों के बीच में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग थी। और हालांकि बहुत विरोध हुआ, विरोध तो हमेशा होता है, कुछ भी अगर समाज में बदलाव के लिए कोई सामने आता है तो विरोध तो होता है, लेकिन चूंकि इन दोनों में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन गई थी और कई सारे लोग थे जो इनकी इस नवजागरण क्रांति में इनका साथ भी दे रहे थे, इसलिए 1829 में सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम को पास कराया गया और एक फीमेल इन्फेंटिसाइड को बैन कराया गया। आपको पता है ये बहुत सबसे खराब प्रथा थी सती प्रथा। आपको पता है कि पहले हिंदू कम्युनिटी में भी पोलीगैमी अलाउड था, मुस्लिम कम्युनिटी में अभी तक अलाउड है, लेकिन पहले हिंदू कम्युनिटी में पोलीगैमी अलाउड था। वो इंडिपेंडेंस के बाद जो वहाँ पे पोलीगैमी हटाया गया, तो पोलीगैमी अलाउड था। तो इसी कारण क्या होता था कि एक पुरुष कई 3-4 शादियाँ करते थे और ऐसी शादियाँ होती थी कि 50 साल 55 साल के बूढ़े हों और 13 साल की लड़की से शादी होता था। तो बूढ़े का तो पहले डेथ हो गया, अब 20 साल में मान लो 20 साल की लड़की हुई और बूढ़े का डेथ हो चुका है, तो फिर सती प्रथा का नियम था, उनको सती होना पड़ता था। तो 1829 में सबसे पहली बार सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम पास कराया गया। और कोई भी कानून जब सरकार लाती है तो सरकार तो वो कानून ले आती है, पहला स्टेप वो जरूर होता है, लेकिन सोसाइटी समाज उसको इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। आपको पता है लगभग 1987 में राजस्थान में एक देवराला जगह है, वहाँ पे एक रूप कमर का मामला आया था जिसमें वो सती हुई थी। अभी उनको वहाँ पे देवी मान के पूजा किया जाता है। फीमेल इन्फेंटिसाइड बैन किया गया, स्पेशली नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फीमेल इन्फेंटिसाइड को बैन किया गया। अब 1833 के बाद चेंजेस होते गए और 1853 में फिर से अब गवर्नर जनरल कौन हो गए, लॉर्ड डलहौजी, और फिर से एक चार्टर एक्ट पास हुआ और सेकेंड लॉ कमीशन का गठन हुआ, जिनका काम था कि आपको फर्स्ट लॉ कमीशन को रिव्यू करना है, उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। इसके अध्यक्ष बनाया गया सर जॉन रॉमेली को, और यहाँ से निकल के आया सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी। आईपीसी का ड्राफ्ट पहले तैयार किया गया था, बहुत सारे चेंजेस करने के बाद आईपीसी यहाँ से फाइनलाइज हुआ। और इन सब का मतलब हम लोग जो पहले वाला वीडियो था मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड में हम लोग बेसिकली थोड़ा सा मतलब समझ चुके हैं। इसी 1853 के आसपास एक जो उस समय राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक के रूप में आए थे, यहाँ पे ईश्वरचंद विद्यासागर आए। इनकी अंडरस्टैंडिंग लॉर्ड डलहौजी से बन गई और इन्होंने मूवमेंट चलाया और कास्ट 1850 में कास्ट डिसेबिलिटी एबॉलिशन एक्ट को पास करवाया। कास्ट डिसेबिलिटी एबॉलिशन एक्ट का मतलब कि अगर किसी को जाति के कारण उनके जाति के कारण अगर किसी को किसी काम के लिए योग्य नहीं माना जाता है तो इस चीज़ को उन्होंने इस एक्ट के तहत एबॉलिश कराया गया 1850 में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था आई थी जो बाद में जाति व्यवस्था के रूप में इतनी रिजिड हो गई कि पहले वर्ण व्यवस्था आई इस प्रकार थी कि जो आपका काम है, जो आपका कर्म है, उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ण है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि आपका जाति पहले डिसाइड हो चुकी, उसके बाद आपका काम डिसाइड होने लगा। जब इतना उल्टा हो जाता है समाज में तो निश्चित तौर पे बदलाव की जरूरत होती है। तो 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट को पास कराया गया। मतलब अब विधवा जो हैं वो फिर से दूसरी विवाह कर सकती हैं। इससे पहले कानूनन तो कर सकती, इससे पहले ये बैन था, विधवा दूसरी विवाह नहीं कर सकती थी। 57 पे 1857 सबको पता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, फर्स्ट रिवॉल्यूशन। इसे ब्रिटिश के एंगल से सिपाही म्यूटिनी कहा गया था, सिपाही सैन्य विद्रोह कहा गया था और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी। रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे इसका मेन हीरो थे। और इसके बाद फर्स्ट रिवॉल्यूशन के बाद बहादुर शाह जफर को फिर से शासक बना दिया गया और तुरंत बाद ही ब्रिटिशर्स ने इसको क्रश कर दिया और डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अभी तक कंपनी राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग को कंट्रोल कर रही थी।
लेकिन अब ब्रिटिश ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया और अब ब्रिटिश राज आ गया, ब्रिटिश एम्पायर का डायरेक्ट शासन आ चुका है 1858 से। ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल खत्म हो गया है। महारानी जो थी, क्वीन जो थी, वो खुद शासक बन गई और शासक बनते ही घोषणा की कि अब हम लोग फैमिली लॉज में या सिविल मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन इस घोषणा करने के बावजूद भी आते ही 1850 लॉ में सीपीसी को पास कराया गया, जो बाद में लगभग 1908 के बाद कुछ चेंज के साथ आज तक लगभग उसी तरह चल रहा है। हाँ, ऑब्वियसली चेंज हुआ है बट बेस यहीं से है, स्टार्टिंग यहीं से है। 1908 वाला आज चल रहा है अभी तक। 1860 में आईपीसी आया और आईपीसी तो 1816 वाला ही अभी तक कंटिन्यू हो रहा है कुछ चेंजेस के साथ। फिर 1861 में सीआरपीसी आया और कुछ चेंजेस के साथ 1973 के बाद अभी तक ये चल रहा है। तो सबका मतलब हम लोग पहले समझ चुके हैं, सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी पहले वाले सेक्शन में। 1861 में फिर से थर्ड लॉ कमीशन का गठन हुआ। इसके बाद इसमें जो सेकेंड लॉ कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन रॉमेली, उनको फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और इसके बाद यहाँ पे जो कई सारे कानून पास किए गए, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द ओथ एक्ट 1872, जो कि लगभग सब आज तक चल रहे हैं। ओथ एक्ट 1969 में चेंज हुआ और आज तक वो कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग हम लोग देख रहे हैं कि 1859 से 1874 के आसपास तक ऑलमोस्ट क्रिमिनल लॉज का कोडिफिकेशन हो चुका है। सिविल लॉज में फैमिली लॉ को छोड़कर, फैमिली लॉ पे भी ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, फैमिली लॉज को छोड़कर लगभग सारे मामले का कोडिफिकेशन किया जा चुका है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का, प्रॉपर्टीज को लेके, एनजीओ सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट, इन सब का कोडिफिकेशन किया जा चुका है। 1873 में एक एक्ट पास हुआ, स्पेशल मैरिज एक्ट, मतलब इसमें इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस को अलाउड किया गया इस एक्ट के अंतर्गत। लेकिन इसमें ये कंडीशन थी कि आपको पहले ये कहना पड़ेगा कि मुझे किसी धर्म या जाति में विश्वास नहीं है। बाद में इसको खारिज किया गया और 1954 में फिर से स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 लाया गया आज़ाद भारत में। और इसमें फिर सारे नियम कानून थे डाइवर्स को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, गुजारा भत्ता वगैरह को लेके, और इसको जाति, धर्म, गोत्र से कोई मतलब नहीं था, कोई पूछेगा ही नहीं, ऐसा था 1954 में। तो अभी तक का कंक्लूजन क्या है कि बेसिकली 1829 में दो लॉज, राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में दो लॉज पास कराया गया, एक सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम और एक फीमेल इन्फेंटिसाइड को लेके पास कराया गया। ठीक है, और इन दोनों लॉज को देखिए, थोड़ा सा नेचर क्रिमिनल की तरह है, दोनों में हत्या हो रही है, और चूंकि ये फैमिली से रिलेटेड होता है, धर्म से रिलेटेड है, तो सिविल में भी या तो मिक्स टाइप का लॉ। लेकिन अभी तक जो अंग्रेज हिम्मत कर रहे थे वो क्रिमिनल की तरफ ही ज़्यादा कर रहे थे हिम्मत। फिर 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में जो सुधार हुआ था, उसमें फिर से दो लॉज पास हुए थे लॉर्ड डलहौजी के प्रेजेंस में। ठीक है, 1870s के आसपास तक अंग्रेज़ों को ये समझ में आ गया था कि अब हमें बिल्कुल बढ़िया यूनिफॉर्म लॉज बनाना है। ठीक है, तो हिंदूज़ के को लेके तो कई सारे लॉज आए, ठीक है, पर मुस्लिम्स में उतना लॉज नहीं आया। उसका तर्क ये दिया जाता है कि एक तो वो बदलाव के लिए तैयार नहीं थे, बहुत ज़्यादा आक्रामक थे। ये बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि वहाँ से उतना वैसे जन सुधारों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ठीक है, पहले पॉइंट। दूसरी पॉइंट, अंग्रेज की भी नीति थी बांटने वाली, अंग्रेज की भी नीति थी, इसलिए वहाँ पे सुधार नहीं हुआ। अब बात करते हैं एज ऑफ मैरिज की। 1891 में एक एक्ट पास हुआ, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ठीक है, इसमें ये डिसाइड किया गया कि कोई भी शादी तब तक नहीं कर सकते जब तक वो कंसेंट देने के लायक नहीं हो, कि आप किस उम्र में कंसेंट दें, उसके अकॉर्डिंग ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ। फिर यही बाद में जाके 1920, 1930 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के नाम से पास हुआ, जिसको शारदा एक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसमें फिक्स किया गया गर्ल्स के लिए 14 ईयर्स, बॉयज़ के लिए 18 ईयर्स। 1978 में जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई जी के प्रेजेंस में 18 साल कर दिया गया गर्ल्स के लिए और 21 साल कर दिया गया बॉयज़ के लिए, जो अभी तक चल रहा है। और फिर कभी कभी बीच बाच में इसको और बढ़ाने की बात उठती है। अब देखते हैं वुमेन के राइट मतलब प्रॉपर्टी को लेके क्या क्या एक्ट आए थे। एक तो सबसे पहली बार तो 1874 में कोशिश की गई थी, मैरिड वीमेन प्रॉपर्टीज एक्ट आया था। इसमें स्त्री धन की बात की गई थी। स्त्री धन मतलब कि जो धन शादी के बाद उसके ससुराल वाले लड़की को देते हैं वो धन स्त्री धन कहलाता है। तो इस पर विमेन का अधिकार है, ऐसा इसमें है मैरिड वीमेन प्रॉपर्टीज एक्ट में। एक दहेज होता है जो वो अपने मायके से लेकर आते हैं, एक स्त्री धन जो ससुराल वाले देते हैं। ठीक है, फिर 1928 में आया हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट। मतलब इसमें बेसिक सी बातें की गई थी कि स्त्री को भी संपत्ति का अधिकार है।
मेन रूप से ये 1937 के देशमुख एक्ट में आया, देशमुख नाम से ये फेमस है। ये इस एक्ट का नाम क्या है? हिंदू वुमेन राइट टू प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें क्लियरली कहा गया स्त्री धन पे महिलाओं का एब्सोल्यूट राइट है। दो तरह एब्सोल्यूट राइट का मतलब हुआ कि वो उसे बेच भी सकती है, पूरा पूरा उसका अधिकार है, जो करना होगा वो करेगी। बाकी संपत्ति पे उस महिलाओं का लिमिटेड स्टेट है, मतलब वो बेच नहीं सकती है, जब तक है तो यूज कर सकती है लेकिन उसको बेच नहीं सकती है, लिमिटेड स्टेट है। और विधवाओं के लिए कहा गया कि पति की संपत्ति पे विधवा का अधिकार होगा, और वो अधिकार कैसा होगा? एब्सोल्यूट नहीं, लिमिटेड स्टेट होगा। पहले क्या होता था? विधवाओं की संपत्ति पे पति के भाई को अधिकार होता था, ठीक है। फिर 1937 में ही एक और लॉ पास हुआ था, द मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। मतलब इसमें कहा गया, लगभग 2-2.5 पेज का ये लॉ था, इसमें कहा गया कि मुस्लिम के सारे मामले शरीयत MPL के थ्रू या शरीयत के थ्रू देखे जाएंगे। 1939 में एक और लॉ पास हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में ये कहा गया कि मुस्लिम मैरिज का जो डिसोल्यूशन होगा वो शरीयत लॉज के अकॉर्डिंग होगा, प्लस वुमेन तलाक कोर्ट के थ्रू भी ले सकती है, ये होगा।